नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखेंगे आदिकाल का काल विभाजन एवं नामकरण कि इसका नामकरण कैसे किया गया और इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के विकास का प्रारंभिक काल आदिकाल को माना गया है। इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्योंकि इस समय संस्कृत के कवि भी हुए हैं, अपभ्रंश के कवि भी देखने को मिलते हैं और प्रतिभाशाली आचार्यों का भी उदय इस काल में हुआ, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में संलग्न रहकर कार्य किया। और इस काल के दौरान हमें निरक्षर संत भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस युग के साहित्य में भाषा की दृष्टि से हिंदी के प्राचीन रूप की जानकारी हमें मिलती है। तो इसका काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। इसका जो बेसिकली जो सामान्यतया मान्य है वह है 1050 से 1375 ईस्वी। अब विभिन्न लेखकों के साहित्य इतिहासकारों के क्या मत रहे नामकरण एवं काल विभाजन को लेकर, इसको देख लेते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल हैं, इन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी स्वीकार की है। ठीक है, तो इनके नामकरण का आधार जो रहा है आचार्य शुक्ल के, ये रहा है रासो साहित्य की 12 पुस्तकें और अमीर खुसरो की मुकरियां। तो इसमें जो है ये 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो ये जान लें। इसमें विजयपाल रासो, खुम्माड़ रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, हम्मीर रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और विद्यापति की पदावलियां तथा कीर्तिलता व कीर्ति पताका तथा अमीर खुसरो की मुकरियां शामिल हैं। इसमें आखिरी दो यानी कि कीर्ति पताका और अमीर खुसरो की मुकरियों को छोड़ दें, सारी जो है वीर रस की अर्थात वीरता से ओतप्रोत काव्य हैं। किंतु इन्हीं 12 पुस्तकों को लेकर आचार्य शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल दिया एवं इसका काल विभाजन किया है। और यहाँ जो है जो आखिरी के दो हैं कीर्ति पताका और अमीर खुसरो की मुकरियां, वीर गाथात्मक नहीं है। और यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं, ये जो काव्य ग्रंथ हैं, इनमें से ज्यादातर अप्रामाणिक है या फिर अर्ध प्रामाणिक है। तो और इसके बाद एक चीज और है जिसको इन्होंने शुक्ल जी ने छोड़ दिया है, वह है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। इसको इन्होंने अपने काल विभाजन एवं नामकरण का आधार नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने इसे सांप्रदायिक साहित्य मानकर इसे निराधार घोषित कर दिया है। जबकि इनकी इस बात का खंडन आचार्य द्विवेदी जी करते हैं कि ये जो 12 पुस्तकें हैं इनकी, जिसको आधार बनाकर इन्होंने नामकरण किया है, इनमें से ज्यादातर तो अप्रामाणिक है। यहाँ तक पृथ्वीराज रासो भी अप्रामाणिक मानी जाती है और इसमें से बहुत सारी अर्ध प्रामाणिक हैं। तो इसको आधार बनाकर जो इन्होंने काल विभाजन किया, इस पर थोड़ा सा संदेह व्यक्त होता है, साहित्यकारों द्वारा इस पर संदेह व्यक्त किया जाता है। और द्विवेदी जी का मत है कि अगर जो है सांप्रदायिकता यानी कि भक्ति के आधार पर अगर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को छोड़ दिया गया है, तो ऐसे में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाने वाला भक्ति काल भी तो एक तरीके से ईश्वर भक्ति को ही समर्पित रहा है, सांप्रदायिक काल ही रहा है, उसे भी तो फिर छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए जो द्विवेदी जी हैं, ये सिद्धनाथ और जैन साहित्य को भी अपने काल विभाजन में स्वीकार करते हैं। और इन्होंने जो है द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल जो है इसका नाम दिया है। जो हमारा ये प्रथम काल है, प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का, इसे इन्होंने आदिकाल कहा और इसकी समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी निर्धारित की। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, वह इसकी समय सीमा 643 से 1400 निर्धारित की है। अगले साहित्य इतिहासकार जो है मिश्र बंधु हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बाकायदा चर्चा कर रखी है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मिश्र बंधु जो है, इन्होंने इसका नामकरण जो है प्रारंभिक काल दिया है, इसे प्रारंभिक काल कहा है और इसकी समय सीमा 643 से 1529 स्वीकार की है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीजोपन काल कहते हैं।
क्यों? क्योंकि जो हिंदी साहित्य का वर्तमान है, इसका बीज जो है वही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल में ही देखने को मिलता है। इसीलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोपन काल कहा है। उसके बाद अगले साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे संधिकाल और चारण काल कहा है। ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने इसे संधिकाल और चारण काल कहा है। संधिकाल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं देखने को, विभिन्न प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है और इसमें जो मुख्यतः रचनाएं हो रही थी वो चारणों द्वारा हो रही थी, इसीलिए इन्होंने इसे चारण काल कहा है। उसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन है, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रचनाएं रही वो सिद्धों द्वारा की गई हैं या फिर सामंतों पर आधारित रचनाएं इस पर समय की गई हैं, जिसमें भट्टों एवं चारणों द्वारा मूलतः जो रासो काव्य है वो लिखा गया है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने इसे वीर काल कहा है। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जाति साहित्य कहा है इसको। और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने देख ही लिया है। और इसका जो साहित्य है आदिकाल का, इसे कई चरणों में, कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिकाल का साहित्य एवं इसका विभाजन कैसे किया गया है इसको देखते हैं। जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य कृतियां, इतनों में इसका विभाजन किया गया है। जिसमें सिद्ध साहित्य जो है ये हिंदी कविता का प्रारंभिक स्वरूप हमें सिद्ध साहित्य में ही देखने को मिलता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसके बाद नाथ साहित्य, यह शैव मत पर आधारित है और पतंजलि के हठ योग को मानता है। इसमें जो है इसके जो अनुयायी रहे हैं, इसके जो कवि रहे हैं, इन्होंने शैव मत एवं पतंजलि के हठ योग का अनुपालन किया है। उसके बाद जैन साहित्य आता है। प्रारंभिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इसका अध्ययन हमें करना आवश्यक है, जिसको हम अगले वीडियोज में करेंगे। उसके बाद रासो काव्य, ये वीर गाथात्मक काव्य है, भाटों और चारणों द्वारा रचित काव्य है। उसके बाद लौकिक काव्य है जो लोक संवेदना का प्रदर्शन करता है। इससे रिलेटेड रचनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो राजस्थान, दिल्ली और मिथिला के क्षेत्र में ही देखने को मिलती हैं, जहाँ पे लौकिकता को ज्यादा जो है मान्यता मिली है। उसके बाद गद्य कृतियां हैं, इससे रिलेटेड व्याकरण और शास्त्र से संबंधित रचनाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं और गद्य कृतियां हमें विशेषता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य एवं लौकिक काव्य तथा गद्य कृतियां। इनको हम जो है अगले वीडियोज में इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ चीजें और है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसकी भाषा क्या रही थी, तो इस समय की भाषा जो आदिकाल की भाषा रही थी वह मुख्यतः हम पाते हैं कि यह अपभ्रंश भाषा रही थी। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा के कई सारे भेद हैं और सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।